नमस्कार दोस्तों, मैं वेंकटेश हिबारे, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीदर, कर्नाटका। हमारे गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेम के लिए बीए, बीएसडब्ल्यू, बीवीए, बीएफए के अंदर जो हिंदी का जेनेरिक इलेक्टिव पेपर है, उनके अंदर कुल मिलाकर 12 कविताएं दी गई हैं, जिसके अंदर आज मैं आपके सामने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक और कविता जिसका नाम है फसल, वहां प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जन्म 15 सितंबर 1927। इनका जन्म स्थान है बस्ती, उत्तर प्रदेश। इन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद से उन्होंने बीए और एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इनके पिताजी का नाम विश्वेश्वर दयाल था। इन्होंने 1949 में प्रयाग में उन्हें एजी ऑफिस में प्रमुख डिस्पैचर के पद पर कार्य मिला। यहाँ वे 1955 तक रहे। तत्पश्चात ऑल इंडिया रेडियो के अंदर वहाँ सहायक संपादक पद के ऊपर भी नियुक्त रहे। इस पद पर दिल्ली में वे 1960 तक रहे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे, पर जब उन्होंने दीनमान का कार्यभार संभाला तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सन 1964 में जब दीनमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था तो वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आग्नेय के आग्रह पर वे अपने जो ड्यूटी थी, जो पद था, उससे त्यागपत्र देकर दिल्ली आ गए और दीनमान से जुड़ गए। 1982 में 1982 में प्रमुख बाल पत्रिका, बच्चों के लिए बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। पराग से वे मृत्यु पर्यंत जुड़े रहे। 23 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। इनके काव्य रचनाएं इस प्रकार है। तीसरा सप्तक, इसका संकलन आग्नेय जी ने किया था। 1959 का ये रहा। उसके बाद काठ की घंटियां 1959, ये भी 1959 का है। बांस का पुल, ये 1963 और एक सूनी नाव, यहाँ 1966। गर्म हवाएं 1966। कुआनो नदी 1973। फिर जंगल का दर्द 1976। खूंटियों पर टंगे लोग 1982। क्या कहकर पुकारूं, प्रेम कविताएं, कोई मेरे साथ चले, मेघ आए, काला कोयल, ऐसे आदि रचनाएं इन्होंने की है। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि यदि मैं हल की तरह, कुदाल की तरह या खुरपी की तरह कलम को पकड़ लूं या उनके समान इनका इस्तेमाल करूं, तभी मुझे फसल काटने को नहीं मिलेगी। तब भी क्या है, मुझे फसल काटने को नहीं मिलेगी। वस्तुतः यहाँ कहना चाहते हैं कवि कि किसान खेतों में हल चलाते हैं, कुदाल के उपयोग से मिट्टी खोदते हैं और खुरपी के द्वारा खेतों में से अनावश्यक घास निकालते हैं और फसल तैयार करके काटते हैं। किंतु कवि होने के नाते कहते हैं, कलम का उपयोग करके मैं कितना भी साहित्य लिख लूं या कोई भी कवि लिख ले, उपयोग करके चाहे कितना भी साहित्य लिख लिया जाए या साहित्यिक क्रांति ले आवे, वे उस क्रांति को नहीं देख पाएंगे, उस फसल को नहीं काट पाएंगे। इस तरह वहां इस कविता में कहते हैं। चलिए कविता देखते हैं। बहुत सिंपल, आसान है, मगर थोड़ा अर्थ छिपा हुआ है, हमें उसे जानना है। हल की तरह, कुदाल की तरह या खुरपी की तरह पकड़ भी लूं कलम, तो फिर भी फसल काटने मिलेगी नहीं हमको, फसल काटने मिलेगी नहीं हमको। देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं,
हल की तरह। जब खेत जोतने के लिए उससे पहले जो हल से क्या है मिट्टी निकालते हैं ना, तो हल की तरह हो, या कुदाल की तरह मिट्टी खोदने के लिए खेत के अंदर उपयोग करूं, या खुरपी की तरह जो अनावश्यक चीज़ें होते हैं उस खेत के अंदर, कांटे वो ये वो झाड़ियाँ वो सो निकालने खुरपी की सहायता लेते हैं, उसकी तरह ही मैं भी हाथ में अगर से कलम पकड़ भी लूँ, कलम को ही खुरपी, कलम को ही कुदाल, कलम को ही हल की तरह अगर से पकड़ लूँ, जिस तरह किसान पकड़ता है ना, किसान अपने खेत में हल पकड़ता है, कुदाल पकड़ता है, खुरपी पकड़ता है, और वहाँ क्या है बीज बोता है, आखिरकार 3-4 माह में, महीनों में उसे फसल देखने मिलती है। फिर वहाँ फसल क्या है काट लेता है, फिर उसे बाजार में बेचता है या खुद के लिए खाने के लिए रख लेता है, तो उसका आनंद ले पाता है। मगर यहाँ कवि कहते हैं, हम जो भी कवि लोग हैं, हम इस कलम को ही हल समझ लें, कुदाल समझ लें या खुरपी की तरह समझ लें, इनका उपयोग करके भी अगर से हम चाहें तो भी हम फसल नहीं काट पाएंगे। यस, हम फसल नहीं काट पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो फसल उगेगा वो इतनी जल्दी नहीं उगेगा। कभी समाज के अंदर कुछ एक बदलाव लाने के लिए प्रयत्न करके कहानियां लिखता है, विचारों को रखता है, अलग अलग चीज़ों को सामने रखता है, कभी मोटिवेशन तो कभी देश प्रेम, तो अलग अलग तरह की चीज़ों को वहाँ लिखकर समाज में परिवर्तन लाने के लिए, जो परतंत्र देश है वहाँ के कवि उस देश को स्वतंत्र करने के लिए अलग अलग तरह के कविताएं लिखते हैं। मगर इन कविताओं का, इन लिखे हुए लेखों का, इन विचारों का जो भी असर उस समाज पर गिरता है उसे बहुत समय लगता है, और वहाँ समय इतना लगता है कि वहाँ समय लगकर जब इनसे वहाँ समाज, वहाँ के लोग परिवर्तित हो जाते हैं, होकर जब इनका फसल रेडी होता है, तैयार होता है, तब तक हमें यह फसल काटने नहीं मिलती, क्योंकि हम तब रहते ही नहीं, हम ज़मीन पर नहीं रहते, उतना समय लगता है। इस तरह कवि कहते हैं। ये जो भी कवि है ना, हल की तरह, कुदाल की तरह या खुरपी की तरह मैं पेन को ही मैं पकड़ लूँ, अपने कलम को ही, फिर भी फसल काटने को मिलेगी नहीं हमको, हमें फसल काटने नहीं मिलेगी। आने वाले जनरेशन उसका आनंद उठा पाएंगे, उसका लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि फसल तब उगेगी, तब वो काट पाएंगे, और तब के लोगों के अंदर वहाँ नई चेतना, नया समाज, नई विचारधारा देखने को मिलेगी। मगर बीज किसने बोया था? इन्होंने। तो ये क्या कहते हैं, मगर ज़मीन किसने तैयार की? हम तो ज़मीन ही तैयार कर पाएंगे। कहते हैं हम तो ज़मीन ही तैयार कर पाएंगे, क्रांति बीज बोने कुछ बिरले ही आएंगे। हम कवि लोग कितनी भी कोशिश करके कुछ भी इस कलम के साथ लिखें तो भी हम क्या है फसल नहीं काट पाएंगे। किसान की किस्मत देखिए, वहाँ अपने सामने ही क्या है बीज बोता है और वहाँ फसल प्राप्त करता है 3-4 महीने में। मगर हम तो सिर्फ ज़मीन ही तैयार कर पाएंगे, क्रांति बीज बोने कुछ बिरले ही आएंगे, हरा भरा वही करेंगे मेरे श्रम को, सिलसिला मिलेगा आगे मेरे क्रम को। आगे कवि कहते हैं, आगे हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, हम तो सिर्फ इस ज़मीन को तैयार कर पाएंगे, इन सारे विचारों को जो हम रचनाओं में लिख रहे हैं, जो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो चाहे क्रांतिकारी लोगों के लिए क्रांतिकारी विचार हो या कोई और विचार हो, हम प्रेरणा प्रोत्साहन दे पा रहे हैं, ये सब देने से केवल एक ज़मीन तैयार हो जाएगी, वो माहौल बन जाएगा। मगर इस माहौल के अंदर बीज बोने वाले कुछ बिरले ही आएंगे। क्रांति बीज बोने कुछ बिरले, बिरले मीन्स विरले, विरले मीन्स अलग, डिफरेंट तरह के लोग, जो वैसे कुछ अलग ही लोग आएंगे जो मेरे विचारों को और गहराई तक समझकर उसे आगे प्रस्तुत करेंगे। तो क्रांति बीज बोने कुछ बिरले ही आएंगे, हरा भरा वही करेंगे मेरे श्रम को। मैंने जितना भी मेहनत करता हूँ मैं इस अपने जीवन में, या कोई भी कभी अपने जीवन में कितना भी मेहनत करता है, हरा भरा वही करेंगे मेरे श्रम को। वो क्या करेंगे? मेरे श्रम को हरा भरा करेंगे, मतलब थोड़ी हरियाली लाएंगे, मतलब तभी फसल उगेगी, सिलसिला मिलेगा आगे मेरे क्रम को। और मैं जिस तरह कर रहा हूँ उसी तरह उस समय का जो कवि होगा वह भी उस ज़माने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी विचार है, जो बहुत आवश्यक है, उन्हें बीजों की तरह बोएगा और वह भी फसल नहीं काट पाएगा।
वह आगे वाले जनरेशन के लिए यह सौंप कर चला जाएगा। बस हम क्या कर पाएंगे, ज़मीन तैयार कर पाएंगे और हरा भरा करने वाले कुछ बिरले ही आएंगे। आगे के जो जनरेशन है उसे और उगाएंगे और फसल काटेंगे और फिर नया बीज बोएंगे। इसी तरह ये सिलसिला, ये जो सर्कल है फिर से चलता रहेगा, चलता रहेगा। आगे मेरे इसी क्रम को क्या है वो आगे वाले कवि लेकर जाएंगे। इस तरह कवि यहाँ पर कवि लोगों की जो विचारधारा है, जो उनका जो काम है, वो जो कर रहे हैं, वो किस तरह आगे की जनरेशन को मिलता है, उन्हें उसका लाभ नहीं मिलता, इस तरह वह बताते हैं। आपने वो सुना होगा ना कि आम अगर से आम के लिए हम आज अगर से कोई पौधा लगाएं, आम का पेड़ का पौधा, तो वो कभी जाके आम देगा। जो लगाता है आम का पेड़ उसे आम खाने नहीं मिलता, इस तरह कहा जाता है। मगर जो आगे का उसका जो बेटा होगा या उसका जो आगे का जनरेशन है उसे आम खाने मिलेगा। फिर आज हम सब लोग आम खा रहे हैं और आगे के भी लोग भी आम खाएंगे, तो वो कैसे हो पा रहा है? हमने तो आम के पौधे नहीं लगाए। हाँ भाई, हमने आम के पौधे नहीं लगाए, मगर हमारे पिताजी ने या हमारे चाचा जी ने या हमारे से जो बड़े थे उन्होंने लगाए। उनके आम, उस पेड़ के आम आज हम खा पा रहे हैं। वैसे ही आगे के जनरेशन के लिए जब अब हम आम के पौधे लगाएंगे तो आने वाली जनरेशन, हमारे बेटे हो सकते हैं या हमारे आने वाला जनरेशन, वहाँ वो आम खा पाएंगे। सेम उसी तरह यहाँ पर है कवि के लिए, यहाँ बिल्कुल सुटेबल उदाहरण लगता है मुझे। कवि लोग जो कुछ भी नयापन विचार, क्रांतिकारी विचार हो सकता है, प्रेरणा प्रोत्साहन जो दे रहे हैं, वो जनरेशन एकदम सडनली होने वाला काम नहीं है। ये जितना भी मेहनत करे आगे वाले जो भी जनरेशन है वो इसका लाभ उठा पाएंगे और वो उस समय एक नया बीज उस समाज के लिए, लोगों के लिए कविताओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से विचारों रखेंगे और उनके आगे का जनरेशन उसे और क्या है उससे फलित होगा, उसका लाभ उठा पाएगा। ये इसी तरह का एक सर्कल, ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा कहकर यहाँ इस कविता में कवि कह रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, उतना कोई जटिल नहीं है, मगर एग्जाम्पल बहुत अच्छा है वो आम वाला, आम का पेड़ का। बिल्कुल जो हमारे पूर्वज लगा, मतलब हमसे बड़े जिसने लगाया है उसका, उस पेड़ का आम हम खा रहे हैं और हम जो लगाएंगे आने वाला हमारा जो जनरेशन है वो उस पेड़ का आम खाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छी कविता है। इस कविता का जो दूसरा भाग है अगले भाग में ज़रूर देखिए। धन्यवाद।